सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग स्टील का एमसीक्यू लगा रहे थे, तो इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोर इलास्टिक, कि हमारे इस चार ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो अब ज़्यादा इलास्टिक की बात हो रही है, तो ऑप्शन देखिए, स्टील, वुड, प्लास्टिक, रबड़। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वुड इलास्टिक नहीं होता, प्लास्टिक भी प्लास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक भी इलास्टिक नहीं होगा। रबड़ तो इलास्टिक होता ही नहीं। तो स्टील, लेकिन स्टील जो होता है, स्टील में इलास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो स्टील जो होगा आपका मोर इलास्टिक होगा। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कुछ बच्चों का था हमारे उसमें कि सर आप इंग्लिश की क्वेश्चन जो है उसको भी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करिए, तो इसको भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ स्टील पर क्यूबिक मीटर इज टेकन टू बी। स्टील का वेट है पर क्यूबिक मीटर में कितना होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो स्टील का वेट होता है पर क्यूबिक मीटर में वो होता है 7850, ठीक है, इतना केजी होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, सिंपल सा दिख रहा है कि 7900 केजी, बाकी तो सब 3000, 1200, 800 में है। सो ए इज़ द राइट आंसर। 7900 केजी होता है स्टील का वेट पर क्यूबिक मीटर में, ठीक। नेक्स्ट आता है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील इज। तो हमसे पूछ रहा है कि स्टील में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है ना। स्टील में कार्बन का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन दे रखा है 0.20 to 0.27, 0.70 to 0.80, 1.20 to 1.27 एंड 1.70 to 1.80। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील में जो होता है वो 0.20 to 0.27 होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ये वैल्यू याद करके रखिएगा आप लोग, जैसे ही आपको एमसीक्यू में दिखेगा आपको यही वाली वैल्यू पे टिक लगाना होगा, ठीक है। कार्बन की बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा, कार्बन होता है इतना 0.20 से 0.27। नेक्स्ट आते हैं, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन स्ट्रक्चरल स्टील इज रेस्ट्रिक्टेड टू। स्टील में सल्फर का क्या परसेंटेज है जो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि जो आपका देखिए बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है। तो सल्फर होता कितना है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। चलो इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4th है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सबसे पहले ये जान लो कि सल्फर कंटेंट हमारा होता कितना है, ठीक है। तो ये लाइज करता है, मतलब ये होता है हमारे स्टील में बिटवीन 0.02 से 0.1%, ठीक है। सल्फर हमारे स्टील में 0.02 से 0.1% तक होता है। अगर ये 0.1% से ज़्यादा हो जाएगा, इफ मोर देन 0.1%, तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम 0.1% से ज़्यादा कर देंगे तो स्टील में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्टील की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी और जो डक्टिलिटी होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इट decrease strength and ductility of steel, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देख लो, ये तो सल्फर की बात हो गई। अगर मान लो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में सल्फर की जगह फास्फोरस पूछ ले, तो फास्फोरस का भी याद रखना, जो फास्फोरस होता है ये होता है 0.12%, ठीक है, 0.12%। अगर इससे ज़्यादा हम कर देंगे, ठीक है, अगर 0.12% से ज़्यादा कर देंगे, तो इफ़ मोर देन 0.12%, तो क्या होगा स्टील पे, बताओ। स्टील पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टील पे ये होगा कि उसमें शॉक रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। इट reduces shock resistance, ठीक है। एंड उसकी क्या कम होगी, डक्टिलिटी भी कम हो जाएगी एंड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी स्टील की, एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील,
ठीक है। तो फास्फोरस का याद रखना 0.12% तक लाई करता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 0.015, 0.15, 0.55, तो तुम्हारा देखो यहीं तक लाई करेगा, ठीक है ना। सल्फर कितना होता है अभी बताया था मैंने 0.02 से 0.1%, ठीक है। तो इसके बीच में यही आता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं कि द साइज ऑफ द रिवेट इज एक्सप्रेस बाय द। अब रिवेट का साइज किस चीज़ से एक्सप्रेस होता है, तो हम लोग जानते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ शैंक से, डायमीटर ऑफ शैंक, टाइप ऑफ हेड, नन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, डायमीटर ऑफ शैंक से रिवेट कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो इसके लेंथ से तो नहीं करता, ठीक है, इससे नहीं करता, लेकिन इसका जो ये डायामीटर होता है, ठीक है, यही डायामीटर आपको बताएगा कि रिवेट का क्या साइज है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, डायमीटर ऑफ शैंक। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज रिवेट हेड इज। अब रिवेट का हेड जैसे ये, इसको बोलते हैं हम लोग हेड और इसको बोलते हैं हम लोग शैंक, ये तो पता ही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज हेड कौन सा होता है, स्नैप हेड होता है, पैन हेड होता है, फ्लैट हेड होता है, या ऑल और करेक्ट। तो स्नैप हेड कैसा होता है पहले ये देख लो, कुछ स्नैप हेड तुमको इस प्रकार दिखाई देगा, स्नैप हेड, ठीक है, ये होता है तुम्हारा स्नैप हेड। फिर है पैन हेड, तो पैन हेड ऐसा होता है, ठीक है। फिर है फ्लैट हेड, तो नाम से ही पता चल रहा है फ्लैट, तो फ्लैट होगा, ठीक है, ये होता है तुम्हारा फ्लैट हेड। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है मेरा स्नैप हेड, ठीक है, जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो होता है स्नैप हेड। तो ए इज़ द राइट आंसर। यूज़ सब होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा स्नैप हेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स रेंजेस फ्रॉम। तो कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स का डायमीटर का रेंज क्या है, 6 mm से 12 mm, 12 mm से 22 mm, 22 mm से 32 mm, 32 से 42। तो याद रखना जो कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स होती हैं उसका जो रेंज होती है वो होती है 12 mm से 22 mm, ठीक है। सिंपल सा है, इसको याद कर लेना, 12 mm से 22 mm वाली डायमीटर की जो रिवेट्स होती हैं वो कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स की रेंज होती है। नेक्स्ट है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड। अब रोल्ड स्टील एंगल जो होते हैं इसमें कई सारे होते हैं, इक्वल एंगल, अनइक्वल, बल्ब, सारे एंगल इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ये हमारा सही हो जाएगा। तो रोल्ड स्टील सेक्शन में हमारे इक्वल भी होते हैं, अनइक्वल भी होते हैं, बल्ब भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज। ऐसी कौन सी इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है जहाँ पे हम रिवेट को प्लेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारी प्लेट होती है, ठीक है, इस प्लेट पे हमको अपने रिवेट्स लगाने होते हैं। एक रिवेट यहाँ लगाया, एक ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है हमारी, ठीक है, ये दिखाई नहीं देगी पर होती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा जिसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं रिवेट्स लाइन, इसी लाइन को हम लोग गेज लाइन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बैक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन कौन सा, रिवेट लाइन भी, गेज लाइन भी, बैक लाइन भी। तो मीन्स हम तीनों ही लाइन इसको बोलते हैं, रिवेट लाइन भी, गेज भी, बैक भी। तो ऑल ऑफ दिस मतलब ये सारी चीज़ें सही हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है जनरली द डायमीटर ऑफ रिवेट्स यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर इज नॉट लेस देन। तो रिवेट्स का मतलब रिवेट के जो डायमीटर उसको हम स्ट्रक्चर मेंबर में यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ तक के मेंबर को यूज़ नहीं करते हैं, तो 6 mm वाले डायमीटर को यूज़ नहीं करते कि 12 को कि 16 को कि आपके 20 को। तो हम जो आपका ये होता है 12 mm वाला, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके ऊपर के ही
डायामीटर के रिवेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। द मेटल एडेड एट द जॉइंट वाइल वेल्डिंग इज नोन एज। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वेल्डिंग करते समय हम वहाँ पे एक मेटल लगाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब वेल्डर जो होता है वो वेल्डिंग करता है, मान लो एक आपका मेंबर ऐसा है, एक मेंबर ऐसा है, तो यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए उसके एक हाथ में मशीन होती है, दूसरे हाथ में एक छड़े जैसा लेता है, ठीक है ना, उसको यहाँ लगाता है और उसको यहाँ पे भरता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वेल्डिंग करनी होती है तो यहाँ पे रखता है, तो यहाँ पे एक मेटल भरा जाता है। इस मेटल को क्या कहते हैं? इस मेटल को हम लोग बोलते हैं फिलर। ठीक है, फिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेल्ड मेटल, फिलर, फिलेट मेटल, ऑल ऑफ दिस, तो फिलर होता है वो मेटल। ठीक, सो बी इज द राइट आंसर, याद रखना। द एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग लाई इन क्विक एंड इकोनॉमिक प्रोसेस। अब ये बोल रहे हैं कि वेल्डिंग का एडवांटेज क्या है, क्यों हम वेल्डिंग करते हैं, उसका एडवांटेज होना चाहिए। तो क्विक एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोसेस है। बेटर अपीयरेंस ऑफ जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट करते हैं वहाँ पे अपीयरेंस अच्छा हो जाता है, मतलब वो जो दिखता है वो अच्छा दिखाई देता है। रिजिड जॉइंट है या फिर ऑल ऑफ दिस है, तो रिजिड भी होता है, बेटर अपीयरेंस भी आती है, क्विक एंड इकोनॉमिक प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो। फिलेट वेल्ड इज नॉट यूज फॉर ज्वाइनिंग द पार्ट्स व्हेन द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज। अब फिलेट वेल्ड है उसका यूज नहीं कर रहे हैं ज्वाइनिंग द पार्ट्स में, जब एंगल फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल कितना हो जाए वहां पे हम फिलेट वेल्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमने बताया था ये चीज कि जब आपका एंगल 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देखो, ग्रेटर देन 120 डिग्री सही है, लेस देन 60 डिग्री ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, मतलब ये भी और ये भी दोनों सही हैं, बिल्कुल ये दोनों तो सही है। मैंने यही तो बोला था कि 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यही चीज़ है, तो बोथ आर करेक्ट सही हो जाएगा, या बोथ आर रॉन्ग, तो गलत तो है नहीं, दोनों ही सही चीज़ है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड का यूज़ हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे फ्यूजन फेसेस का एंगल 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 60 डिग्री से 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब हम वहाँ पे फिलेट वेल्ड का यूज़ कर लेंगे। The effective length of the intermittent weld in respect of the thickness of the thinner part joint should not be less than। अब ये बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट वेल्ड, सिंपल सी चीज़ है। देखो मान लो ये तुम्हारी इधर आओ, इधर समझाते हैं। इंटरमीडिएट वेल्ड है, पहले तो देख लो इंटरमीडिएट वेल्ड है क्या। ये प्लेट है, यहाँ पे तुमने मान लो अपनी दूसरी प्लेट रखी, ठीक, तुम्हारी दूसरी प्लेट है। अब यहाँ पे तुम्हें वेल्डिंग करनी है, तो मानो तुमने यहाँ पे इतनी वेल्डिंग की, फिर स्पेस छोड़ा, फिर इतनी वेल्डिंग की, फिर स्पेस छोड़ा, फिर इतनी वेल्डिंग की, फिर स्पेस छोड़ा, फिर इतनी वेल्डिंग की। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, इतनी वेल्डिंग यहाँ पे, इतनी वेल्डिंग यहाँ पे, इतनी वेल्डिंग यहाँ पे और इतनी वेल्डिंग यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट वेल्डिंग। तो अब ये कह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट वेल्डिंग है उसकी इफेक्टिव लेंथ आपकी किसके रेस्पेक्ट पे, थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। ठीक है, तो जो आपका थिनर पार्ट है उसके थिकनेस के रेस्पेक्ट में किससे कम नहीं होनी चाहिए, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 16 टाइम्स। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 टाइम्स से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द, इससे आपकी 4 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट आओ। The effective throat thickness of a 6 mm size fillet weld with an angle of 75 degree between the fusion faces। अब ये कहना कि जो आपकी थ्रोट थिकनेस होती है वो इफेक्टिव है, उसका जो इफेक्टिव फिलेट वेल्ड साइज दे रखा है वो है 6 mm। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, जिसको ना पता हो वो जाकर देख ले पहले। K × S,
ठीक है। एस क्या है? साइज ऑफ वेल्ड। ये एस क्या है? ये एस साइज ऑफ वेल्ड। अब के कैसे पता चलते हैं? इसका मैंने पूरा चार्ट बनाया था, याद करो। 60 डिग्री से 90 डिग्री होता है तो कितना होता है के की वैल्यू? के की वैल्यू होती है 0.7। जब आपका 91 डिग्री से 100 डिग्री होता है तो के की वैल्यू कितनी होती है? 0.65। ये याद करना पड़ेगा भाई। 101 डिग्री से आपकी 106 डिग्री तक इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.60। और 160 डिग्री से 113 डिग्री तक की वैल्यू कितनी होती है? 0.55। ठीक है, 0.55। नेक्स्ट 114 डिग्री से 120 डिग्री तक की कितनी वैल्यू होती है? 0.50। तो ये सारी आपकी के की वैल्यू होती हैं इतने एंगल पे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कितना एंगल दे रखा है? क्वेश्चन हमको दे रखा है 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, हमसे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पूछ रहा है और एस की वैल्यू दे रखी है 6 mm। तो सिंपल सा है। तो 75 डिग्री कहाँ पे आएगा? इसके बीच में। तो मतलब के की वैल्यू कितनी होगी? 0.7 होगी। तो के की वैल्यू रखो 0.7 इंटू 6 mm। ठीक है, 42। तो साक्षांक वैल्यू 4.2। ऑप्शन देखो कहीं है 4.2 है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना वो फॉर्मूला के इंटू एस होता है। एज कंपेयर टू रिवेटिंग वेल्डिंग इज प्रेफर्ड ड्यू टू। अब हमें कंपेयर करना है आपको कि एज कंपेयर टू रिवेटिंग वेल्डिंग इज प्रेफर्ड। रिवेटिंग के बजाय हम वेल्डिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? इट इज़ अ साइलेंट प्रोसेस। क्या ये साइलेंट प्रोसेस होता है? बिल्कुल। रिवेटिंग करने में क्या हथौड़ा चलाना पड़ता है भाई। रिवेट को अंदर डालने के लिए, होल में अंदर डालने के लिए आप क्या करते हो? हथौड़ा चलाते हो, तो उसमें आवाज़ होती है। वेल्डिंग में आपको आवाज़ नहीं होती, तो साइलेंट प्रोसेस है। इट इज़ इकोनॉमिकल। बिल्कुल इकोनॉमिकल है। इट हैज़ मोर एफिशिएंट। वेल्डिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू रिवेटिंग। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये तीनों ही चीज़ें सही बोलना है वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट एज कंपेयर टू वेल्डिंग रिवेटिंग इज प्रेफर्ड ड्यू टू। अब देखो यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया है। पहले वाले में पूछा था कि वेल्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है रिवेटिंग की तुलना में, तो आंसर ये थे। अब ये बोल रहे हैं कि वेल्डिंग की तुलना में रिवेटिंग अच्छी है, रिवेटिंग हम प्रेफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका आंसर बताओ। इज इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। क्या रिवेटिंग में कंस्ट्रक्शन करने में, मेंटेनेंस करने में ईजी होता है? नहीं होता। रिवेटिंग तो भाई उसकी मेंटेनेंस भी दिक्कत है और कंस्ट्रक्शन करने में, बनाने में भी दिक्कत आती है। वेल्डिंग जबकि ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट है ईज इन द इंस्पेक्शन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। हाँ, ये चीज़ है। रिवेटेड जॉइंट में जब आप इंस्पेक्शन करते हो, मतलब बाद में आकर निरीक्षण करते हो उसका, तो वो इजी होता है। और सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन सेफ्टी। अगर आप ऑपरेशन जब करते हो वेल्डिंग या रिवेटिंग में, तो सेफ्टी ज़्यादा वेल्डिंग में होती है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो रिवेटिंग हम क्यों प्रेफर कर सकते हैं वेल्डिंग के बजाय? क्योंकि उसका इंस्पेक्शन करना ईजी होता है। सो बी इज द राइट आंसर। If a structure is under fatigue stress, then the welded joints as compared to riveted joints will fail. ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर में फैटिक स्ट्रेस आ गया। अब फैटिक स्ट्रेस क्या होता है? जब आपकी साइक्लिक लोडिंग लगती है, ठीक है, उसको फैटिक स्ट्रेस करता है। साइक्लिक लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो आपकी फैटिक स्ट्रेस कहलाती है। तो अब जब फैटिक स्ट्रेस आ जाएगी मेंबर में, तो वेल्डेड जॉइंट जो है वो रिवेटेड जॉइंट की कंपेयर में फेल करेगा। अर्लियर, लेटर, एट द सेम टाइम, नॉट एट ऑल। मतलब पहले फेल कर जाएगा, बाद में फेल करेगा, सेम समय पर जब रिवेट फेल करेगा तभी वेल्डेड भी करेगा, सेम टाइम पे करेगा या फिर नहीं करेगा। तो जब आपका फैटिक स्ट्रेस आती है तो वेल्डेड जॉइंट आपका रिवेटेड जॉइंट से पहले ही फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अर्लियर इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। द साइज ऑफ अ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाई। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका बट वेल्ड का जो साइज़ है वो किस पे स्पेसिफाई करता है? थ्रोट थिकनेस पे, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पे, थिकनेस ऑफ थिकेस्ट पार्ट जॉइंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, तो मैंने बताया था जो बट वेल्ड होता है उसका जो साइज़ होता है वो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द A fillet weld is known as standard fillet weld if the cross section of the fillet weld is a triangle of the angle of। देखो फिलेट वेल्ड कुछ इस प्रकार बनता है, सबको पता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब आप यहाँ पे वेल्डिंग करते हो, ठीक है, वेल्डिंग करते हो
ये तो कुछ वेल्डिंग इस प्रकार से बनती है, कुछ वेल्डिंग इस प्रकार, तो यहाँ पे वेल्डिंग होती है, ठीक है, यही फिलेट वेल्ड है। अब ये कह रहे हैं कि फिलेट वेल्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड, ठीक है। हम स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड मानेंगे, कब मानेंगे, जब क्रॉस सेक्शन जो होगा फिलेट वेल्ड का, ये जो ट्रायंगल बनना है इसका एंगल कितना होना चाहिए, जो ट्रायंगल बनाया है आपने, ये देखिए ये ट्रायंगल 1 2 ये तीसरा, ये जो ट्रायंगल बनना है इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, क्या 45 डिग्री होना चाहिए कि 60 कि 30 कि 75। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड हम तभी मानेंगे जब ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड मानेंगे, ठीक है। याद रखना 45 डिग्री इक्वल टू स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए, वो भी अच्छे से समझ के। आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इससे पहले भी हम लोगों ने अपने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ये थे कुछ हमारे 26 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो 26 हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे। आज जो पार्ट 2 वीडियो आएगा इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन स्टील के कंप्लीट किए हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और आप अपने दोस्तों में ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।